मूवी की शुरुआत होती है प्राइड लैंड्स नाम के खूबसूरत और विशाल जंगल से, जिसे जानवरों का स्वर्ग कहा जाता है। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ और शुद्ध हवा से भरा ये जंगल वाकई देखने लायक है। इस जंगल पर राज करता है सिम्बा, वही सिम्बा जो कभी मुफासा का बेटा था और अब खुद जंगल का राजा है। समय बीत चुका है। सिम्बा और नाला की शादी के बाद अब उनकी एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम कियारा भी है। एक दिन सिम्बा अपनी बेटी कियारा के साथ जंगल में टहल रहा होता है, तभी उसे एक अजीब सी गंध आती है। इस गंध को पहचानते ही सिम्बा को एहसास हो जाता है कि उसकी पत्नी नाला किसी मुसीबत में फंसी हुई है। ये जानने के बाद सिम्बा तुरंत कियारा को अपने गुफा में ले जाकर उसे समझाता है, मैं तुम्हारी माँ को लेने जा रहा हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। कियारा थोड़ी डर जाती है, लेकिन सिम्बा उसे दिलासा देता है कि जब तक वो वापस नहीं आता तब तक टिमोन और पंबा उसका ख्याल रखेंगे। सिम्बा के जाने के बाद धीरे धीरे समय बीतता है और रात हो जाती है। अचानक आसमान में घने बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कियारा ने कुछ समय पहले ही जन्म लिया था, इसलिए ये उसकी पहली बारिश थी। जैसे ही पानी की बूंदें गुफा के बाहर गिरने लगी, कियारा उत्सुकता से उन्हें देखने लगी। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि शेरों को आमतौर पर पानी से डर लगता है और वो भी बारिश देखकर डरने लगी। तभी गुफा में रफीकी आता है। कियारा उसे देखकर खुश हो जाती है क्योंकि वो रफीकी को बहुत पसंद करती थी। रफीकी भी कियारा को अपनी पोती की तरह मानता था। कियारा उससे कहती है, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। रफीकी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तुम्हारे अंदर उन्हीं महान शेरों का खून है जो कभी पानी से डरते थे, लेकिन उन्होंने अपने डर पर काबू पाया, तभी तो वे आज इतिहास के सबसे बहादुर शेरों में गिने जाते हैं। लेकिन कियारा उसकी बात सुनकर उदास हो जाती है और कहती है, मेरे पिता सिम्बा और दादा मुफासा बहुत बहादुर थे, लेकिन मैं कभी उनकी तरह नहीं बन सकती। ये सुनकर रफीकी हल्के से हंसता है और कहता है, अब मैं तुम्हें एक ऐसे शेर की कहानी सुनाने वाला हूं जो कभी तुम्हारी ही उम्र का हुआ करता था। इसके बाद हमें पता चलता है कि रफीकी जिस शेर की कहानी सुना रहा है वो कोई और नहीं बल्कि मुफासा था। रफीकी अपनी कहानी शुरू करता है और कहानी के साथ ही हम मुफासा को देखते हैं। ये बहुत साल पहले की बात है, जब आहादी और उरू नाम के एक शेर और शेरनी ने एक नन्हे शेर शावक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया मुफासा। लेकिन मुफासा और उसके माता पिता जिस जंगल में रहते थे वो एक सूखा और बंजर इलाका था। हालांकि मुफासा के माता पिता हमेशा उसे एक हरे भरे जंगल की कहानी सुनाते थे जहां पानी की कोई कमी नहीं थी। ये जंगल पहाड़ियों के उस पार था और उसका नाम था मिलेले। वे मुफासा से कहते कि ये जंगल सूरज की दिशा में है और एक दिन उसे वहां जरूर पहुंचना है। एक दिन जब मुफासा अपने माता पिता के साथ खेल रहा होता है, तभी अचानक उसके चेहरे पर पानी की एक बूंद गिरती है। जब वो ऊपर देखता है तो उसे घने काले बादल नजर आते हैं, यानी बारिश होने वाली थी। आसमान में घने बादल देखकर पूरे जंगल के जानवर खुशी से झूमने लगते हैं। बारिश की खबर सुनकर सभी उत्साहित हो जाते हैं और मुफासा भी खुशी के मारे पास की एक नहर में खेलने चला जाता है। फिर अचानक बारिश तेज हो जाती है और पूरे जंगल में पानी ही पानी भर जाता है। मुफासा के माता पिता भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन जल्द ही बारिश इतनी तेज हो जाती है कि नहर में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का पानी तेज बहाव में सब कुछ बहाने लगता है और मुफासा भी पानी में फंस जाता है। जब उसके पिता आहादी उसे बचाने जाते हैं तो पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वे मुफासा को बचा नहीं पाते। देखते ही देखते मुफासा बाढ़ में बह जाता है और अपने राज्य से बहुत दूर किसी और जंगल में पहुंच जाता है जहां किसी और शेर का राज था। कुछ देर बाद मुफासा की आंखें खुलती हैं। वो खुद को एक पेड़ की टहनी से लटका हुआ पाता है जो नहर के किनारे पर है। तभी उसकी नजर पास की जमीन पर एक और शेर के बच्चे पर पड़ती है जो उसी की उम्र का था। मुफासा और टाका आपस में बातें करने लगते हैं और इसी दौरान टाका अपना नाम बताता है। टाका मुफासा को सावधान करते हुए कहता है कि उसे जल्द से जल्द पानी से बाहर निकलना होगा, क्योंकि इस पानी में मगरमच्छ रहते हैं जो अगर उसे देख लेंगे तो उसे खा जाएंगे। ये सुनकर मुफासा घबराता है और तेजी से अपने पैरों को हिलाकर पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन ठीक उसी समय दो छोटे मगरमच्छ मुफासा को देख लेते हैं और तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। मुफासा जान बचाने के लिए पूरी ताकत से किनारे की ओर तैरता है। जैसे ही वो किनारे के पास पहुंचता है, टाका उसकी मदद करता है और उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। इसके तुरंत बाद वहां टाका की मां ऐशा आ जाती है। ऐशा टाका को डांटते हुए कहती है कि वो इस जंगल का राजा का बेटा है,
इसीलिए उसे ऐसे खुले में नहीं घूमना चाहिए। लेकिन टाका अपनी माँ से कहता है कि उसने आज एक शेर के बच्चे की जान बचाई है, और फिर वो मुफासा को अपनी माँ से मिलवाता है। ये सुनकर ऐशा टाका से कहती है कि वो एक शाही खून है और उसे किसी आवारा शेर के साथ नहीं घूमना चाहिए। लेकिन मुफासा ये सुनकर ऐशा से कहता है कि वो कोई आवारा शेर नहीं है, बल्कि अपने परिवार से बिछड़ गया है। जब ऐशा को पता चलता है कि मुफासा का कोई सहारा नहीं है, तो उसे उस पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने पति उबासी के पास ले जाती है। उबासी इस पूरे राज्य का राजा था। जैसे वो मुफासा को देखता है, वो ऐशा से कहता है कि उन्हें किसी अजनबी शेर के बच्चे को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। लेकिन ऐशा उबासी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मुफासा अकेला है, इसलिए वो चाहती है कि वो यहीं उनके साथ रहे। इस पर उबासी कहता है कि अगर मुफासा को इस राज्य में रहना है तो उसे टाका के साथ एक रेस में भाग लेना होगा। अगर मुफासा इस रेस को जीत जाता है तो ही उसे यहाँ रहने की अनुमति मिलेगी। इसके बाद मुफासा और टाका रेस लगाते हैं, लेकिन मुफासा पहले से ही बाढ़ के पानी में बहने की वजह से बहुत थका हुआ था, जिससे वो पीछे छूटने लगता है। ये देखकर टाका जानबूझकर खुद को पीछे कर लेता है ताकि मुफासा जीत जाए। टाका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब वो मुफासा को अपना दोस्त मानने लगा था और चाहता था कि मुफासा उसके साथ उसके परिवार में ही रहे। मुफासा के जीतते ही उबासी थोड़ा निराश होता है। मुफासा और टाका के बीच एक अनोखी दोस्ती पनप चुकी थी। टाका उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगा था, और इसी वजह से जब राजा उबासी ने दोनों के बीच एक दौड़ प्रतियोगिता रखी, तो टाका ने जानबूझकर खुद को पीछे कर लिया ताकि मुफस्सा जीत सके। हालांकि उबासी को इस हार से थोड़ा दुख हुआ क्योंकि उसका अपना बेटा टाका हार गया था, लेकिन अपने वचन के अनुसार उसने मुफस्सा को अपने परिवार में जगह देने की अनुमति दे दी। मुफस्सा अब टाका के भाई की तरह उनके परिवार के साथ रहने लगा, लेकिन उबासी ने एक शर्त रखी कि वह सिर्फ मादा शेरों के साथ रहेगा। दोस्तों, अगर अब कहानी में आगे बढ़, समय बीतता गया और दोनों भाई साथ में बड़े होने लगे। आयशा, जो अब मुफस्सा को भी अपना बेटा मानने लगी थी, उसे लड़ाई के सारे तरीके सिखाती। दूसरी ओर टाका ज्यादातर अपने पिता उबासी के साथ रहता है, लेकिन उबासी एक आलसी राजा था और अपने बेटे को ज्यादा कुछ नहीं सिखा पाया। धीरे धीरे साल गुजर गए और मुफस्सा और टाका जवान हो गए। मुफस्सा की खासियत यह थी कि उसकी सूंघने की शक्ति और इंद्रियां अन्य शेरों की तुलना में अधिक तेज थी। वो बाकी शेरों से पहले ही अपने शिकार की जगह का पता लगा लेता था। एक दिन मुफस्सा अपनी मां शशा के साथ शिकार पर गया, लेकिन जिस जंगल में वे शिकार करने गए, वहां कुछ सफेद रंग के विशाल शेरों का झुंड पहले से ही मौजूद था। ये शेर दूसरे जंगल से आए थे और बेहद खूंखार थे। आयशा ने तुरंत मुफस्सा को छिपने के लिए कहा और खुद भी छुप गए, लेकिन सफेद शेरों ने उन्हें देख लिया और हमला कर दिया। मुफस्सा बिना किसी डर के अकेले ही सफेद शेरों का सामना करने लगा। इस बीच टाका भी वहां आ गया, लेकिन जब उसने देखा कि मुफस्सा अकेले ही उन सफेद शेरों से लड़ रहा है, तो वो इतना डर गया कि झाड़ियों में छिप गया। मुफस्सा ने अपनी बहादुरी से उन सफेद शेरों से मुकाबला किया और उनमें से एक को मार गिराया। ये देखकर बाकी शेर वहां से भाग गए। हालांकि इस लड़ाई में शशा घायल हो गई थी, लेकिन मुफस्सा ने जल्दी से उसे घर लौटने को कहा। तभी झाड़ियों से टाका बाहर निकला और शर्मिंदा होते हुए माफी मांगने लगा। उसने स्वीकार किया कि वो लड़ाई से डर गया था और इसलिए छिप गया था। इस पर आयशा ने प्यार से कहा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपनी बहादुरी दिखाने का मौका आगे जरूर मिलेगा। इसके बाद तीनों वापस घर लौट गए। घर आते ही मुफस्सा और आयशा की हालत देखकर उबासी उनसे पूछता है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। यह सुनकर आयशा उबासी को सारी बात बता देती है। पूरी घटना जानने के बाद उबासी मुफस्सा को धन्यवाद देता है और कहता है कि अगर आज वो नहीं होता तो आयशा जिंदा नहीं होती। लेकिन तभी मुफस्सा को महसूस होता है कि सारे व्हाइट लायन अब अपना बदला लेने वापस आएंगे। मुफस्सा की बात सुनकर उबासी इसकी पुष्टि करने की कोशिश करता है। वो अपने एक आदमी को व्हाइट लायन की टेरिटरी में भेजता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वे क्या योजना बना रहे हैं। वहां जाकर वो देखता है कि दिन में हुई घटना के बारे में सभी व्हाइट लायन अपने राजा को बता रहे हैं। उनकी बातचीत से ये पता चलता है कि जिस व्हाइट लायन को मुफस्सा ने मारा था वो उनके राजा का बेटा था। इस राजा का नाम किरोस होता है, जो इन सभी व्हाइट लायनों में सबसे ताकतवर और खतरनाक था। अपने बेटे की मौत की खबर सुनते ही किरोस गुस्से में जोर जोर से दहाड़ लगाता है। गुस्से से भरा किरोस ये फैसला करता है कि वो अपने बेटे के कातिल मुफस्सा को मार देगा।
लेकिन इसके साथ ही वो टाका को भी मारना चाहता था, क्योंकि टाका दूसरे जंगल के शेर राजा का बेटा था और उसे मारकर किरोस हिसाब बराबर करना चाहता था। उबासी का आदमी ये सारी बातें सुनकर वापस लौटता है और उबासी को बताता है कि अगली सुबह किरोस अपनी सेना के साथ हमला करने आएगा। ये सुनकर उबासी और आयशा डर जाते हैं, लेकिन वे तुरंत मुफस्सा और टाका से कहते हैं कि उन्हें यहाँ से भागकर मिलेले जाना होगा, जिसे जानवरों का स्वर्ग कहा जाता है। ये जगह बहुत दूर पहाड़ों के उस पार थी, जहाँ किरोस और उसके लोग नहीं पहुंच सकते थे। पहले तो मुफस्सा और टाका जाने से मना कर देते हैं, लेकिन माता पिता के जोर देने पर वे वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह होते ही उबासी और आयशा के पास किरोस अपनी पूरी सेना के साथ पहुंच जाता है और मुफस्सा और टाका की मांग करता है, लेकिन उबासी उसे लड़ाई से बचने के लिए समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि शेरों के कुछ नियम होते हैं जिनके अनुसार कोई भी शेर बिना अनुमति के दूसरे शेर की टेरिटरी में नहीं घुस सकता। लेकिन किरोस को इन नियमों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह सिर्फ बदला लेने के लिए आया था। जब कोई भी उसे मुफस्सा और टाका के बारे में नहीं बताता तो गुस्से में आकर किरोस और उसकी सेना उबासी, शशा और उनके सभी साथियों को बेरहमी से मार देती है। दूसरी ओर मुफस्सा और टाका काफी दूर निकल चुके होते हैं और सूरज की दिशा का पीछा करते हुए सीधे मिलेले जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें अपने परिवार की चिंता होती है, लेकिन तभी वे देखते हैं कि बहुत सारे पक्षी अचानक उड़ने और चिल्लाने लगते हैं। चिड़ियों की यह हलचल देखकर मुफस्सा समझ जाता है कि किरोस और उसके लोग उनका पीछा कर रहे हैं। ये महसूस होते ही दोनों तेजी से भागने लगते हैं और काफी दूर तक चले जाते हैं, लेकिन अचानक उनके सामने एक ऊंचा झरना आ जाता है। वे दोनों उसमें कूदने से डरते हैं, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता, इसलिए वे सीधे झरने में कूद जाते हैं। कुछ देर बाद किरोस वहां पहुंचता है और नीचे झरने में देखता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि जल्द से जल्द उन्हें ढूंढकर खत्म कर दो। इस बीच मुफस्सा और टाका जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं। रात हो चुकी होती है और टाका को महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब मुफस्सा ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि काफी समय से एक शेरनी उनका पीछा कर रही थी। ये शेरनी उन्हीं की उम्र की थी, जो अपना नाम सराबी बताती है। वो भी किसी समय एक राजा शेर की बेटी थी, लेकिन कुछ समय पहले जंगल में खो गई थी। उसके साथ एक पक्षी भी होता है जिसका नाम जाजू है और जो उसका अंग रक्षक है। जब ये चारों एक दूसरे के बारे में जानते हैं तो वे एक टीम बना लेते हैं और एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए वे एक विशाल पेड़ देखते हैं जिस पर बहुत सारे बंदर रहते हैं, लेकिन ये बंदर एक अलग दिखने वाले बंदर को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये बंदर उनसे अलग था और उसके पास कुछ खास शक्तियां थी। इसी वजह से कई खतरनाक जानवर उस पर हमला करने आते थे, जिससे बाकी बंदरों को भी खतरा था। इसलिए सभी बंदर उसे अपनी टोली से निकाल देते हैं। अपनी टोली से निकाले जाने के बाद वो बंदर जंगल में अकेला घूमने लगता है। उसका नाम था रफीकी, यानी वही रफीकी जो इस समय सिम्बा की बेटी कियारा को ये कहानी सुना रहा है। जंगल में भटकते हुए वो मुफस्सा और उसकी टीम से मिलता है। जब वे उसकी कहानी सुनते हैं तो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। रास्ते में रफीकी अपनी विशेष शक्तियों से ये जान जाता है कि वे सही दिशा में जा रहे हैं और ये जानकारी वो मुफस्सा को भी देता है। फिर वे सब अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। अगली सुबह टाका मुफस्सा के पास आता है और उसे बताता है कि वो सराबी से प्यार करने लगा है। वो मुफस्सा से सलाह मांगता है कि वो सराबी के सामने अपने प्यार का इजहार कैसे करे। इस पर मुफस्सा मजाकिया अंदाज में उसे कहता है कि वो सराबी से बोले कि तुम्हारी देह से फूलों की खुशबू आती है। टाका जब सराबी के पास जाता है और उससे यही बात कहता है तो सराबी को यह सुनकर अच्छा लगता है और वे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं वे देखते हैं कि किरोस और उसकी पूरी सेना ने उन्हें घेर लिया है। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तभी रफीकी नोटिस करता है कि पास में हाथियों का एक झुंड जा रहा है। वो मुफस्सा को सुझाव देता है कि अगर वे किसी तरह हाथियों को डरा दें और उन्हें तितर बितर कर दें तो वे किरोस की सेना से बच सकते हैं। रफीकी जल्दी से पास के मधुमक्खियों के छत्ते पर हमला कर देता है। मधुमक्खियां बाहर निकलकर हाथियों को काटने लगती हैं, जिससे हाथी बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगते हैं। इस अफरा तफरी में किरोस और उसकी सेना उलझ जाती है, जिससे मुफस्सा और उसकी टीम को छुपने का मौका मिल जाता है। इस दौरान सराबी एक हाथी से टकराकर बेहोश हो जाती है। जब मुफासा ये देखता है तो वो तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ता है और उसे एक सुरक्षित जगह पर ले आता है। जब सराबी की आंखें खुलती हैं तो वो पूछती है कि उसे किसने बचाया। मुफासा मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि तुम्हें टाका ने बचाया।
वो ऐसा इसलिए कहता है ताकि सराबी टाका से प्रभावित हो जाए। इसके बाद वे फिर से अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और चलते चलते एक विशाल पर्वत के सामने पहुंच जाते हैं। रफीकी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बताता है कि इस पहाड़ के पीछे ही मिलेली यानी जानवरों का स्वर्ग मौजूद है। लेकिन पीछे किरोस भी अपनी सेना के साथ वहां तक पहुंच जाता है। मुफासा समझ जाता है कि किरोस पंजों के निशान देखकर उनका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो झाजू को आदेश देता है कि वो उड़कर ऊपर जाए और बर्फ को नीचे गिराए, जिससे उनके पंजों के निशान मिट जाएं। झाजू ऐसा ही करता है और उसका ये योजना काम कर जाता है। किरोस और उसकी सेना भ्रमित हो जाते हैं और उन्हें मुफासा और टाका को ढूंढने में दिक्कत होने लगती है। इस तरह मुफासा और उसकी टीम एक बार फिर से सुरक्षित बच निकलती है और मिलेली की ओर बढ़ती रहती है। सराबी और मुफासा अकेले होते हैं। तभी सराबी उससे कहती है कि जब वो बेहोश हुई थी तब उसे महसूस हुआ था कि कोई उसे बचा रहा है। वो भी जानती थी कि उसे बचाने वाला टाका नहीं बल्कि मुफासा था। ये सुनकर मुफासा सराबी के सामने इस बात को स्वीकार कर लेता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन दूर से टाका ये सब देख लेता है और समझ जाता है कि सराबी अब मुफासा की हो चुकी है। ये देखकर उसके दिल में मुफासा के लिए नफरत पैदा हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मुफासा ने उससे उसका प्यार छीन लिया है। अब वो मुफासा से बदला लेने का फैसला करता है। उसी रात टाका पहाड़ों से नीचे उतरता है और किरोस और उसकी सेना को ढूंढने निकलता है। जब वो किरोस से मिलता है तो उसे बताता है कि वो भी उसकी टीम में शामिल होना चाहता है, क्योंकि मुफासा उसका भी दुश्मन है और वो भी उसे मारना चाहता है। टाका की ये बात सुनकर किरोस उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर वे एक योजना बनाते हैं। टाका सफर के दौरान अपने पंजों के निशान छोड़ता जाएगा ताकि किरोस और उसकी सेना उन निशानों को देखकर मुफासा तक पहुंच सके और फिर उसे खत्म कर दे। अगली सुबह टाका वापस मुफासा और उसकी टीम के पास लौट आता है। उसे देखकर मुफासा पूछता है कि वो रात भर कहां था। इस पर टाका झूठ बोलता है कि वो शिकार की तलाश में गया था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। इसके बाद वे सब सफर जारी रखते हैं और मिलेल की ओर बढ़ते हैं। कुछ समय बाद वे आखिरकार मिलेल पहुंच जाते हैं। मिलेल एक सुंदर हरा भरा जंगल था, एक सच्चा स्वर्ग। वहां पहुंचकर सब बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे जंगल में कदम रखते हैं, वहां के जानवर उनसे कहते हैं कि वे तुरंत यहां से चले जाएं। वे बताते हैं कि किरोस उनका पीछा कर रहा है और अगर वो यहां आया तो सबको मार डालेगा। ये सुनकर मुफासा आश्वासन देता है कि किरोस यहां तक नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा है। लेकिन अगले ही पल उन्हें घोड़ों के दौड़ने और भालू के गरजने की आवाज सुनाई देती है। मुफासा जब मुड़कर देखता है तो उसे किरोस और उसकी पूरी सेना खड़ी दिखती है। मुफासा ये देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि किरोस यहां तक कैसे पहुंच गया। तभी किरोस हंसते हुए कहता है कि टाका ने उसकी मदद की थी, जिससे वो यहां तक आ सका। ये सुनकर मुफासा को यकीन नहीं होता, लेकिन अगले ही पल किरोस उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी ओर मुफासा की टीम के लोग किरोस की सेना से भिड़ जाते हैं। लड़ते लड़ते मुफासा और किरोस गहरी खाई में गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद भी किरोस मुफासा पर हावी रहता है, क्योंकि वो कद काठी में बड़ा और अधिक ताकतवर था। मुफासा कमजोर पड़ने लगता है, जबकि टाका ये सब थोड़ी दूरी से देख रहा होता है। तभी टाका को अपनी मां ईशा की बातें याद आती हैं, जिसने उससे कहा था कि एक दिन उसे अपनी बहादुरी साबित करने का मौका मिलेगा और जब वो दिन आए तो उसे डरना नहीं चाहिए। इस बात को याद करके टाका को एहसास होता है कि अब वही मौका आ चुका है। अब उसे फैसला करना था, क्या वो अपनी नफरत के चलते मुफासा को मरने देगा या अपनी तकदीर खुद। टाका गहरी सांस लेता है और फैसला करता है कि वो इस लड़ाई में मुफासा का साथ देगा। जैसे ही लड़ाई तेज होती है, किरोस मुफासा पर एक जोरदार हमला करने के लिए झपटता है, लेकिन ठीक उसी पल टाका बीच में आ जाता है और किरोस का हमला सीधे टाका के चेहरे पर पड़ता है, जो हमेशा के लिए उसकी पहचान बन जाएगा। लेकिन दर्द के बावजूद टाका और मुफासा एक साथ मिलकर किरोस से लड़ते हैं। दोनों की संयुक्त ताकत के आगे किरोस टिक नहीं पाता और अंततः पानी में गिर जाता है। गिरते ही उसके ऊपर एक विशाल चट्टान गिरती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस जीत के बाद मुफासा पूरे मिलेल जंगल का राजा बन जाता है, क्योंकि उसने वहां के सभी जानवरों को किरोस के आतंक से बचाया था। इसी दौरान मुफासा अपनी मां से भी मिलता है और वर्षों बाद उसे वापस पाकर उसकी मां बेहद खुश होती है।
हालांकि जंगल के अन्य जानवर मुफासा से मांग करते कि वो टाका को जंगल से निकाल दे, क्योंकि उसने पहले उसे धोखा दिया था। लेकिन मुफासा स्पष्ट करता है कि जब तक वो राजा है, टाका इस जंगल का हिस्सा रहेगा। हालांकि वो ये भी ऐलान करता है कि आज के बाद वो टाका का नाम कभी नहीं लेगा। ये सुनकर टाका खुद आगे आता है और घोषणा करता है कि अब से उसका नाम स्कार होगा, ताकि जब भी कोई उसका नाम ले उसे अपनी गलतियों की याद आती रहे। इसके बाद कहानी अपने अंत की ओर बढ़ती है। हमें सिम्बा की बेटी कियारा दिखती है, जो ये पूरी कहानी सुनकर बेहद खुश होती है। तभी उसके माता पिता सिम्बा और नाला वहां आ जाते हैं। कियारा को ये देखकर और भी खुशी होती है कि उसके साथ उसका छोटा भाई भी है, जो हाल ही में जन्मा है। इसी खूबसूरत